स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। हम लोग आज थर्ड सेमेस्टर की क्लास जो कि संस्कृत पे बात करेंगे। ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। इसका क्या है, इसका एक मॉडल के हिसाब से बात करेंगे। मॉडल पेपर जो है, जैसे आपका पेपर आता है उस हिसाब से बात करेंगे। जो पेपर आता है आपका 25 मार्क्स का आता है, जिसमें से 18 क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है, जो लोग नए होंगे वो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। आगे हम लोग चलते हैं ज़्यादा बातचीत न करके। ये आपका टाइप है पेपर का, ऐसे ही पेपर आता है। मतलब जो आपका पेपर होता है ये 25 मार्क्स का होता है। ये सभी लोगों को क्लियर होगा क्योंकि आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर है। ठीक है, आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर है, आप सभी को ये चीज़ें क्लियर होंगी। जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न जो आते हैं वो 5 आते हैं, जिसमें से 1 नंबर का आता है, यानी ये 5 नंबर का होता है। ये भी 1 नंबर के आते हैं जो कि 6 नंबर के होते हैं। तो ये हो गया। और ये जो होते हैं 7 क्वेश्चन, ये होते हैं 2 नंबर के, यानी 14 नंबर। 14, 26, 5, 25 यही आपका पेपर होता है। इसी तरह आपका पेपर आता है। सेम एज मॉडल पेपर है आपके लिए। ये मॉडल पेपर फर्स्ट है, ठीक है, जिसमें से 18 क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होंगे। इस क्लास से आपको बहुत ही ज़्यादा आपको इस हूबहू क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, ये देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। सभी लोग पूरी क्लास देखेंगे और उसके बाद रिप्लाई करेंगे कैसी क्लास है। तो पहले हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा एक पहला क्वेश्चन है जो कि अल्फ़ाबेट से है, यानी वर्णमाला से। और सभी लोग वर्णमाला हिंदी में पढ़े होंगे, तो और जो लोग नहीं पढ़े होंगे वैसे भी नॉर्मली जानते होंगे। तो ये कह रहा है क्या, कह रहा है संस्कृत भाषा में स्वरों के उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। आप लोगों ने हिंदी में ही पढ़े होंगे कि जो उच्चारण के हिसाब से क्या होते हैं, उच्चारण के हिसाब से स्वर होते हैं। ये 3 भेद होते हैं, इनके 3 प्रकार होते हैं, ये आप सभी लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन हमारा कह रहा है क्या 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, या फिर कह रहा है 5 प्रकार के। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं उच्चारण के हिसाब से। कौन कौन से होते हैं देखें तो सभी को पता होगा। क्या ह्रस्व स्वर होते हैं, दूसरे क्या होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं, और तीसरे क्या होते हैं प्लुत स्वर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं प्लुत स्वर होते हैं। ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं जो कि आपके उच्चारण के हिसाब से होते हैं। ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, कहाँ से, संस्कृत के वर्णमाला से। तो एक क्लास इसकी स्पेशल करा देंगे, एक क्लास में कंप्लीट करा देंगे। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये आपका मॉडल पेपर है, हूबहू ऐसे ही पेपर आता है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। एक ही क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम दूसरी की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा क्या है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपका फिर ये क्या है वर्णमाला से ही है। वर्णमाला में ये कह रहा है कि हा, जो हा है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो उच्चारण स्थान के हिसाब से आप लोगों को पता होगा कि सारे वर्ण को डिवाइड किया जाता है। उच्चारण के हिसाब से क्या किया जाता है, सारे वर्ण को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। इसमें कह रहा है कंठ या फिर दंत या मूर्धा या फिर ओष्ठ, ये ऑप्शन है। इनमें कह रहा हा जो है वो किस उच्चारण यानी किसके द्वारा उच्चारित किया जाता है। तो दंत होता, दंत वो होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, दांत का प्रयोग होता है, या कह सकते हैं जीवा जो होती है दांत में आके लगती है। तो
तो उन्हें क्या कहते हैं, हम दंत व्यंजन कहते हैं। मूर्धा व्यंजन क्या होते हैं, जो जीवा क्या होती, मुड़ती है, मुड़ने के बाद झटके से नीचे आती है, तो उनको क्या कहते हैं, मूर्धा। ओष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं, जिनको बोलने में हमारे होंठ का प्रयोग हो, दोनों होंठ आपस में मिले, उनको क्या कहते हैं, होष्ठ व्यंजन कहते हैं। तो इनमें से तो ये है नहीं, क्या है, कंठ। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या, कंठ हो जाएगा, क्योंकि जब हा बोलते हैं तो हमारे कंठ से वायु निकलती है, कंठ से ध्वनि निकलती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये उच्चारण स्थान के हिसाब से ये क्वेश्चन था। और आगे आपको मतलब वर्णमाला से आपको मैंने बताया कि कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसके लिए ये स्पेशल टॉपिक एक करा देंगे हम, ठीक है। तो अब आगे तीसरा क्वेश्चन पे बात करें, तो ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बालक का चतुर्थी विभक्ति क्या होता है। बालक का चतुर्थी विभक्ति पूछ रहा है, यानी बालक के रूप पूछ रहा है, ठीक है। बालक के रूप में चतुर्थी विभक्ति आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बालक का पहली चीज तो पूरा रूप आपको याद होना चाहिए, कहीं से भी पूछा जा सकता है। चतुर्थी का पूछ ले, पंचमी पूछ ले, षष्ठी पूछ ले, द्वितीया पूछ ले, कोई भी पूछ सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो एक वचन पूछ रहा है और चतुर्थी विभक्ति पूछ रहा है, कह रहा क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा बालकाय होता है, ऑप्शन नंबर बी बालकात होता है, ऑप्शन नंबर सी बालकेन होता है, ऑप्शन नंबर डी बालकस्य होता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से पूछ रहा कौन सा होता है। तो आपका बालकाय जो होता है ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका होता है चतुर्थी विभक्ति और एक वचन, ठीक है। तो बालक के रूप मैंने स्लाइड में लगा रखा है, ये हमारे बालक के रूप हैं जो कि पूरे दिए गए हैं। इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे ज़रूर जाएंगे, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये क्लियर रखिएगा। ये देखिए, प्रथमा विभक्ति क्या, बालका बालको बालका, द्वितीय विभक्ति बालकम बालको बालकान, तृतीय विभक्ति बालकेन बालकाभ्याम बालकय, चतुर्थी विभक्ति ये देखिए बालकाय है, प्रथम यानी एक वचन ही पूछ रहा था बालकाय, द्वितीय वचन में क्या होगा बालकाभ्याम, और तृतीय वचन यानी बहुवचन में क्या होगा बालकेभ्या। फिर इसी तरह पंचमी में बात करें तो बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, षष्ठी में बात करें बालकस्य बालकयो बालकानाम, सप्तमी में बात करेंगे तो बालके बालकयो बालकेषु, और संबोधन में बात करेंगे तो हे बालका हे बालको हे बालका। तो ये हमारे क्या हो गए, बालक के रूप हो गए। क्या हो गए, ये बालक के रूप हो गए जो कि आपसे पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखा दिया है कि कैसा क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि पूरा अगर पूछ लिया तो 2 नंबर में पूछ लेगा, नहीं तो 1 नंबर में किसी एक विभक्ति का पूछ लेगा, तो आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि राजपुरुष में समास क्या होता है। समास क्या है, समास आप लोगों को पता है, समास से भी एक क्वेश्चन आपसे बनता ही बनता है। तो समास की बात करें, कह रहा है क्या तत्पुरुष समास होता है, या द्वंद्व समास होता है, या द्विगु समास होता है, या कर्मधारय समास होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि इसका अगर विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, राज प्लस पुरुष हो जाएगा। यानी अगर हम इसमें बात करें तो अगर समास के हिसाब से तो ये क्या हो जाएगा, राजा का पुरुष होता है, तो मतलब का लोप हो रहा है, ठीक है। तो लोप किस में होता है, तत्पुरुष समास में, ये आपको पता है, ठीक है। ये आपको पता है कि कारक चिन्हों का लोप हो जाता है किस में, तत्पुरुष समास में। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें,
हमारा ये 5वां क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। पहली चीज़ तो महेश्वर सूत्र की संख्या पूछ लेगा, ठीक है, संख्या पूछ लेगा। दूसरी चीज़ क्या पूछ लेगा, इनके नाम पूछ लेगा, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या पूछता है, यहाँ से आपको पूछता है प्रत्याहार बनाने के लिए, ठीक है। तो प्रत्याहार बनाने के लिए भी पूछता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनमें से किसी एक से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ ये टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, आप इसको अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। तो महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए 14, बी 10, 11 या फिर 8। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। 14 हमारे क्या होते हैं, महेश्वर सूत्र होते हैं। महेश्वर सूत्र का जनक किसे कहते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। तो महेश्वर सूत्र का जनक क्या है, पाणिनि है। महर्षि पाणिनि को क्या कहा जाता है, महेश्वर सूत्र का जनक कहा जाता है। इनके हिसाब से जो प्रत्याहारों की संख्या बताई गई है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। तो प्रत्याहारों की संख्या जो होती है वो हमारी होती है 42। ये इनके अनुसार होती है। ये आपका वन लाइनर एक क्वेश्चन आपको ऐसे मिल भी सकता है। तो ये हमारे हो गए क्या, जो अदर क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ बात करें महेश्वर सूत्र कौन कौन से होते हैं, तो ये देखिए महेश्वर सूत्र यहाँ से आप पढ़िए। नंबर 1 ये हो गए आयुड़, ठीक है। नंबर 2 हो गए ऋलिक। नंबर 3 हो गए एओंग। नंबर 4 हो गया एओज। नंबर 5 हो गया हैवरट। नंबर 6 हो गया लड़। नंबर 7 हो गया यमंडनम। नंबर 8 हो गया झवज्ञ। नंबर 9 हो गया खड़दस। नंबर 10 हो गया आपका जबगढ़ 10। और नंबर 11 हो गया आपका, ये हो गया खप चटट चटतौ। और फिर ये हो गया नंबर 12 हो गया आपका कपय। नंबर 13 हो गया आपका सससर। और नंबर 14 आपका हो गया ये हल। ये आपके पूरे महेश्वर सूत्र हैं। इनको रट डालिए आप कि क्या क्या कहा जाता, कैसे इसको पढ़ा जाता है और कौन कौन सा वर्ड इसमें आता है। जब ये महेश्वर सूत्र आपको याद होंगे तभी आप प्रत्याहार निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ये यही नहीं आपको मिलने वाला है, ये आगे जो आने वाला आपके टेट एग्ज़ाम है वहाँ आपको यहाँ से एग्ज़ाम में मिलेगा क्वेश्चन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ आपको अगर संस्कृत चूज करते हैं तो आपको मिलना ही मिलना है यहाँ से क्वेश्चन। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होते ही आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं, ठीक है, जो बहुविकल्पीय 5 प्रश्न आने हैं इसी तरह आपके पूछे जाएंगे, वो कंप्लीट हो गए। यानी 5 से आपको 50 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए, जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख सकते हैं, आप आपके पास जो भी सीरीज़ें होंगी वो भी देख सकते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी इस क्लास का एक ही मोटो है कि मॉडल पेपर है, जैसे आपके एग्ज़ाम में पेपर आता है वैसे ही पेपर है। एक क्वेश्चन से जितने भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे एक ही क्वेश्चन में आपको इंक्लूड कर लिया गया है। तो आप अब अगले क्लास यानी कि अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ये हमारा क्या है, अब अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन चलेंगे। अति लघु उत्तरीय आपको पता है क्या होते हैं, 6 होते हैं। यानी 5 से लेकर क्या होते हैं 11 नंबर तक, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन होता है पर क्वेश्चन। तो ये हमारे क्या होंगे, अति लघु उत्तरीय। तो इसमें कह रहा है गुण संधि का सूत्र बताइए। तो गुण संधि का सूत्र यानी संधि से आपसे क्वेश्चन पूछता ही है, संधि से क्वेश्चन पूछता है। जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वहीं से मैंने हर टॉपिक को छुआ है, वहीं से क्वेश्चन लिया है। वो आप बार बार, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चीज़ें आप वहाँ से कंप्लीट करते रहिएगा।
तो गुण संधि का क्या सूत्र पूछ रहा है, तो इसका क्या आंसर होगा, आद गुणा ही का इसका क्या होता है, सूत्र होता है। अब संधि की बात करें तो संधि का अर्थ ही आपको पता होगा। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, संधि का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। अगर बात करें संधि के प्रकार, ठीक है, तो संधि के प्रकार जो है मुख्य रूप से क्या होते हैं, स्वर संधि होती है, स्वर संधि होती है। स्वर के बाद आपके पास व्यंजन संधि होती है, व्यंजन के बाद आपके पास क्या होती, विसर्ग संधि होती है। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, तो 3 क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड है, जो कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, वन लाइनर भी बन सकते हैं कि संधि के प्रकार बताइए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसको हम देखें अगर, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है संस्कृत में कारक कितने होते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से आपको बन जाता है। फिर सभी के नाम लिखिए, दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है। मतलब ये है कि एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा होगा, हिंदी में कारक जिनकी संख्या 8 है, जो ये दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन वहीं संस्कृत में अगर पूछा जाए, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए तो आपके पास 6 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि इनकी संख्या कितनी होती है। अब हम बात करें कौन कौन से संस्कृत में होते हैं, तो पहली चीज़ ये कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, करण कारक होता है, संप्रदान होता है, अपादान होता है। ये संबंध नहीं होता है, 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, संबंध संस्कृत में नहीं जोड़ा जाता है, अधिकरण होता है, और संबोधन संस्कृत में नहीं जोड़ा जाता है। तो संस्कृत के जो आपके कारक हैं वो है क्या, कर्ता है, कर्म है, और करण है, चतुर्थी में संप्रदान है, अपादान है, और अधिकरण है। तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। ये आपके क्या है, ये आपके 6 हो गए कौन से, संस्कृत में कारक, जिनके कारक चिन्ह ये सामने दिए गए हैं। ठीक है, जिनके कारक चिन्ह सामने दिए गए हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा। और ये टोटल जो दिए गए हैं, ये टोटल आपके जो हैं वो 8 हैं, जो कि हिंदी में यही होते हैं, याद रखिएगा ये भी। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है, नदी के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन लिखिए। ठीक है, तो तीनों वचन लिखने के लिए पूछ रहा है। तो प्रथमा विभक्ति तो ये है। ठीक है, वचन क्या है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये है। कह रहा तीनों वचन लिखिए, तो पहला ही यही उठा के हमें क्या करना है, यही है उठा के हमें लिख देना है। अगर हमसे पूछ ले अन्य किसी भी विभक्ति के बारे में, तो नीचे दी गई है, उसमें क्या करेंगे, लिख डालेंगे। तो प्रथमा विभक्ति में क्या, एक वचन में नदी होगा, दूसरे में नदो होगा, और तीसरे में नदा होगा। तो ये नदी के हमारे क्या हो गए, प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। वही द्वितीय पे बात करें तो नदीम हो जाएगा, नदो हो जाएगा, नदी हो जाएगा। तृतीय में नदा, नदीभ्यम, नदीभ्य हो जाएगा। इसी तरह ये आपके क्या हो जाएंगे, इसी तरह आपके ये नदी के रूप हो जाएंगे, जो कि सप्तमी और संबोधन तक की आपको दिए गए हैं। ये आप क्लियर कर लीजिएगा। इन चीज़ों को आप पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में, ये फिक्स है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं अपने। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 8। हम 9वें क्वेश्चन पे देखें तो 9वां क्वेश्चन कह रहा है श्रुत लेख किसे कहते हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो श्रुत लेख आप लोग जानते होंगे क्या होता है। श्रुत लेख आप लोगों को पता होगा कि श्रुत लेख हम बात करें तो श्रुत लेख का अर्थ है, श्रुत लेख का अर्थ क्या है, सुनकर लिखना, सुनकर लिखना, ये श्रुत लेख का अर्थ है। जिससे क्या होता है, जिसमें एक व्यक्ति क्या करता है, बोलता है, एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा क्या करता है, दूसरा सुनकर क्या करता है, लिखता है। दूसरा सुनकर क्या करता है, लिखता है। इसी को क्या कहते हैं, श्रुत लेख। और इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य भी पूछा है ना। इसका उद्देश्य होता है विद्यार्थी की वर्तनी शुद्धि, विद्यार्थी की वर्तनी शुद्धि, ठीक है। विद्यार्थी की वर्तनी शुद्धि इसका उद्देश्य होता है कि ये क्या है, वर्तनी में सुधार लाने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 10वें नंबर के क्वेश्चन पे चले तो ये कह रहा है चौमासा। चौमासा क्या है, एक समास, क्या है, एक समास है। ये क्लियर होगा आपका। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा समास है, चौमासा में कौन सा समास है। ये चौ का मतलब ये क्या कर रहा है, संख्या को डिनोट कर रहा है, संख्या बता रहा है। तो संख्या किस में बताता है, संख्या किस में बताता है, आपको पता होगा संख्या किस में बताता है। संख्या जिसका पहला पद क्या होता है, जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है, वह कौन सा समास होता है, वह द्विगु समास होता है, ठीक है। वो क्या होता है, द्विगु समास होता है, याद रखिएगा। वो क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो ये कहा कि पूछ रहा है, ये पूछ रहा है चौमासा में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है, यहाँ पर द्विगु समास है, ये याद रखिएगा। कौन सा समास है, द्विगु समास है। तो ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन जो था ये भी आपका क्लियर होता है। अब क्वेश्चन नंबर आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है। ये पूछ रहा है, कह रहा उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। दोनों की ये परिभाषा पूछ रहा है, दोनों की क्या पूछ रहा है, परिभाषा पूछ रहा है। तो आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पता होंगे। उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग का मतलब ही होता है क्या, यानी ऐसे शब्दांश जो क्या करेंगे, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर जुड़ेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे, लिख सकते हैं क्या, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में
अर्थ में क्या ले आए, विशेषता प्रकट करते हैं। उसके अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ये याद रखिएगा, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, उपसर्ग की परिभाषा हो गई। वहीं पर हम अगर बात करें किसकी, कह रहा है प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे आप उपसर्ग क्लियर कर लेते हैं तुरंत आपको क्या, प्रत्यय भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि प्रत्यय और उपसर्ग का लगभग रिलेशन है, आपको पता है। अगर उपसर्ग आगे शब्दांश उपसर्ग शब्दांश जो है वो अगर आगे लगते हैं तो प्रत्यय क्या होंगे, तो अब हम बात करें किसकी, प्रत्यय की। तो प्रत्यय आपको पता होगा, अगर उपसर्ग के शब्दांश जो होते हैं वो आगे लगते हैं किसी शब्द के, तो प्रत्यय के शब्दांश क्या होते हैं, पीछे लगते हैं। तो ये याद रखिएगा, लिखेंगे हम क्या, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव लाते हैं, अर्थ में बदलाव लाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। उन्हें ही हम प्रत्यय कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन था, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जा सकते हैं, यहाँ से आपको उपसर्ग शब्द भी पूछे जा सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब हम ये आपके क्लियर हो गया क्या, 11 नंबर क्वेश्चन हो गए, मतलब आपका बहुविकल्पी क्लियर हो गया, और आपका क्या था, अति लघुत्तरीय भी क्लियर हो गया। तो ये आपके 11 क्वेश्चन हो गए, मतलब 11 नंबर का आपका पेपर सॉल्व हो गया। अब हम अगर बात करें किसकी, तो हम लघु उत्तरीय पे चलेंगे, जहाँ से आपको 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारे क्या है, आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न शब्दों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो संस्कृत में हमेशा पूछता है, संस्कृत में हमेशा पूछता है नाम, तो इनको याद रखिएगा। जैसे ये कह रहा है कि कबूतर का संस्कृत में नाम बताइए, तो कबूतर का संस्कृत में नाम सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है। और ये जब बार बार पूछता है तो रट भी गया होगा कुछ लोगों को, हर जगह पूछा जाता है, मैक्सिमम जगह। तो ये हमारे क्या है, संस्कृत में शब्दों के नाम बताना है। तो ये पहला कह रहा है क्या, कबूतर का नाम बताइए क्या होता है। तो कबूतर का संस्कृत में क्या होता है, कपोत होता है, ये याद रखिएगा। जामुन का क्या होता है, जम्बू मिलेगा आपको, या फिर आपको जम्बू फल, जो भी याद रहे वो लिख दीजिएगा, दोनों आपका सही होगा, जो भी याद रहेगा वो लिख दीजिएगा। फिर आपसे पूछ रहा है क्या, कटहल का, तो कटहल का आपको 2 मिलेगा, मान लीजिए जो भी याद रहेगा। एक पनस भी इसे कहते हैं, एक क्या होता है, कंटक फल भी कहा जाता है इसको, ठीक है, कंटक फल भी कहा जाता है। तो ये कटहल का हो गया संस्कृत का नाम। फिर आपसे कह रहा है तोता का संस्कृत नाम बताइए। तो सभी को पता होगा, तोता को हम सुकाह कहते हैं,
फिर आपसे कह रहा है नारियल का बताइए, तो नारियल का क्या होता है, नारिकेल होता है या नारिकेलम, ठीक है, नारिकेल या फिर नारिकेलम, ठीक है। कहीं कहीं पर ये मिलेगा लिखा, कहीं कहीं पर ये लिखा मिलेगा, तो दोनों सही है। अब बात करें हम अंगूर की, तो अंगूर का पूछा जाता है, तो अंगूर का जो है उसे अंगूर का जो संस्कृत नाम है उसे द्राक्षा कहते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। मतलब कि ऐसे चीज़ें यानी ऐसे शब्दों के आप संस्कृत नाम याद कर लीजिएगा कम से कम, नहीं ज़्यादा तो ये तो हो गया, और 2 4 10 अगर याद कर लेते हैं तो 2 नंबर आपका कहीं नहीं गया, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब हम बात करें कि इसकी क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 फिर एक क्या हो गया, आपका वर्णमाला से फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो वर्णमाला से क्या हुआ, फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया संस्कृत के वर्णमाला से। ये कह रहा है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो सभी को पता है कितने होते हैं, 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख ले। का से लेकर कहाँ तक, का से लेकर पा तक होते हैं, आपको पता है, यानी का से लेकर हम कह सकते हैं माँ तक होते हैं, ठीक है। का से लेकर माँ तक होते हैं। तो का जो होता है ये होता है का वर्ग होता है, ठीक है, याद रखिएगा का वर्ग होता है। का वर्ग में कौन कौन से वर्ड आएंगे, तो आपको पता है का, ख, ग, घ और अंगा, ये क्या होंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे का वर्ग में। और इन सबको जो कहते हैं इनको हम कंठ व्यंजन कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये कंठ व्यंजन कहते हैं। यही क्वेश्चन अभी पूछा गया था। फिर हम बात करें किसकी, फिर हम बात करें किसकी, चा वर्ग की। चा वर्ग में कौन कौन से वर्ड आएंगे, तो ये हो जाएंगे चा, छा, जा, झा और इया। इनको क्या कहते हैं, इनको ताल व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन ताल व्यंजन किसे कहते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है क्या, स्पर्श ही पूछा जा रहा है, तो स्पर्श में चा के बाद आता है टा वर्ग। टा वर्ग में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा, ठा हो जाएगा, और उसके बाद डा हो जाएगा, ढा हो जाएगा, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम मूर्धा व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा। फिर हम बात करें किसकी, अगर टा के बाद हम ता वर्ग पर आते हैं, फिर आएगा क्या, ता वर्ग। ता वर्ग में हमारे क्या हो जाएगा, ता था आएगा, ठीक है, क्या आएगा, ता था आएगा, ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, धा हो गया और ना हो गया, ठीक। इस सब के नीचे आप हलंत ज़रूर लगा दीजिएगा क्योंकि ये संस्कृत में है, ठीक, ये क्या है, संस्कृत में है, सबके नीचे हलंत लगाइएगा। फिर हम बात करें किसकी, पा वर्ग की, तो इसमें आ गया पा, फ, ठीक है, पा, फा, बा आ जाएगा, भा आ जाएगा और ये माँ आ जाएगा। ये यहाँ लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, फिर ये माँ हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये आपके क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गया। टोटल 25 हो गए। ये हमारा ता वर्ग किस में जाएगा, ये दंत व्यंजन कहलाता है, और पा वर्ग किस में जाएगा, ओष्ठ व्यंजन कहलाता है। तो ये याद रखिएगा, ये आपके 25 होते हैं केवल टोटल। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जाएगा वर्णमाला से क्वेश्चन। तो ये आपका क्या हो गया, 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, 14 नंबर यानी 14 क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है।
कह रहा है 11 से 20 तक संस्कृत में संख्याओं का नाम लिखना है। संस्कृत में पूछा गया है 11 से 20 तक संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। जो गिनतियां हैं 1 से 20 तक उनको संस्कृत में लिखना है, ये पूछ रहा है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, क्या एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 50 तक की जो संस्कृत की संख्याएं हैं इनको आप ध्यान दे के जाइएगा एग्ज़ाम देने। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया है, 1 को क्या कहा गया, प्रथमा, 2 को द्वितीया, फिर 3 को तृतीया। इसी तरह क्या है, ये 18 को अष्टादश, ठीक है, 18 को अष्टादश कहा गया, ठीक। ये हो गया हमारे क्या 40 तक की आपके पास ये टेबल है, ठीक है, ये 40 तक की आपके पास टेबल है। इसमें मैक्सिमम चीज़ ये मानिए कि आ ही जाएगा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा और आप लोग एफर्ट कर लीजिएगा, 10 और यानी 41 से लेकर 50 तक आप लोग ये भी बढ़ा के याद कर लीजिएगा। वैसे उम्मीद है कि 1 से 40 तक आपसे पूछ लेगा, एक क्वेश्चन जो आएगा यहीं से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर आप याद कर लेते हैं तो जो यानी 10% चांसेस हैं कि यहाँ जा सकता है एग्जामिनर, तो ये भी आपका 10% चांसेस जो है वो भी आपका कवर हो जाएगा कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आपका 100% क्वेश्चन डन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया आपका क्या, ये आपके संस्कृत के नाम हैं, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। विषयंत कहते हैं, एका विषयंत कहते हैं, द्विवा विषयंत कहते हैं, तृतीया विषयंत कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल जो मैंने इसमें लगा रखा है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे। किस पे, यूपी डीएलएड पे, यूपी डीएलएड बाई सहदेव सर। अगर आप सर्च करके जाते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें, ये टोटल पीडीएफ ये तुरंत क्लास के तुरंत बाद ये डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप इस चीज़ों को ले लीजिएगा और एग्ज़ाम के बाद आप देखिएगा, अभी एग्ज़ाम हो जाएगा फिर इस पीडीएफ को देखिएगा, यहाँ से आपको कितने भी क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उस पर बात करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं संस्कृत में उसी पे हम बात कर रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता रहे हैं। तो ये कह रहा है कृत धातु का लिट लकार का रूप लिखना है। हमने अभी बताया आपको कि रूप से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको बनेगा, चाहे वो नदी का रूप हो, राम का रूप हो, बालक का रूप हो या कृत का यानी कार्य का रूप हो। तो ये क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसकी हम बात करें तो ये कह रहा है कि धातु का लिट लकार लिखना है, तो यानी तीनों पुरुष लिखने पड़ेंगे और तीनों वचन लिखने पड़ेंगे। तो पहली चीज़ हम लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा हमारा, ऊपर लिख दें अगर हम पुरुष, ये हो जाएगा प्रथम पुरुष, ये हो जाएगा द्वितीय पुरुष, ये हो जाएगा हमारा तृतीय पुरुष, ठीक है। लेकिन ये जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय होता है, प्रथम तो प्रथम होता है और द्वितीय को हम क्या कहते हैं, द्वितीय ना कह के हम क्या कहते हैं, मध्यम कहते हैं। ये याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसको क्या कहते हैं, मध्यम कहते हैं। और जब इसको मध्यम कहते हैं तो तृतीया को भी कुछ कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। तृतीया को क्या कहते हैं, इसको हम उत्तम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, उत्तम कहते हैं। तो ये चीज़ें आप क्लियर रखिएगा। तो ये आपके पुरुष हो गए। अब हम बात करें कि इस पे, ये हो जाएगा हमारा वचन, मतलब एक वचन। फिर आपका क्या हो जाएगा, द्विवचन। फिर आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन। फिर आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो अब तीनों वचन में हमें लिखना है। तो तीनों वचन में हमें
एक वचन में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा करोति। ठीक है, दूसरे वचन में हो जाएगा करुतः, तीसरे में यानी बहुवचन में हो जाएगा कुर्वन्ति। मध्यम पुरुष में अगर बात करें तो मध्यम पुरुष में हो जाएगा करोसि। फिर बात करें द्विवचन में तो द्विवचन में हो जाएगा कुरुथ। और फिर बात करें बहुवचन में तो ये हो जाएगा कुरुथ। यहाँ नहीं लगेगा विसर्ग, यहाँ लगेगा कुरुतः और कुरुथ हो जाएगा ये। फिर हम बात करें उत्तम पुरुष में तो ये हो जाएगा करोमि। फिर हो जाएगा कुर्वः और ये हो जाएगा कुर्मः। तो ये आपके क्या हो गए, कृत का धातु का लट लकार का रूप हो गया, जिसमें से आपका तीनों पुरुष और तीनों वचन आपके ये क्लियर हो गए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको फिर मिलेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा, एक श्लोक आता है आपके एग्जाम में, एक श्लोक आता है और उसका अनुवाद पूछता है। एक श्लोक आता है और उसका हिंदी अनुवाद पूछता है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। कह रहा तेजो अस तेजो महिदेहि, वीरमस वीरम महिदेहि, बलम मस बलम महिदेहि, ओजो अस ओजो महिदेहि। ये क्या है, ये आपका एक श्लोक है जो वेद से है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ईश्वर की बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, ईश्वर के बारे में बात किया जाएगा, यानी कि लेखक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। कह रहा हे ईश्वर, हे ईश्वर, कह रहा है क्या, तेजो अस तेजो मह देह, यानी क्या है, आप तेजस्वी हैं और मुझे भी तेजस्वी बनाएं। ये चीज़, इस लाइन का अर्थ क्या है, आप तेजस्वी हैं मुझे भी तेजस्वी बनाएं। ये इसका क्या हो जाएगा, पहली लाइन का। फिर कह रहा वीरम मस वीरम महिदेह, यानी आप वीर हो मुझे भी वीर बनाइए। तो ये हो जाएगा आपके दूसरी लाइन का अर्थ। ठीक है, फिर कह रहा बलम मस बलम महिदेह। ठीक है, बल मस बलम महिदेह, ये तीसरी लाइन है। और तीसरी लाइन का अर्थ क्या है कि आप बलशाली हैं और मुझे भी बलशाली बनाइए। ईश्वर से कह रहा है कौन, लेखक। ठीक है, अब ये क्या है, चौथी लाइन, ओजो अस ओजो महिदेहि कह रहा है। कह रहा है क्या, हे ईश्वर आप ओजस्वी हो और मुझे भी ओजस्वी बनाइए। आप ओजस्वी हैं मुझे भी ओजस्वी बनाइए। तो ये चौथी लाइन हो गई। तो ये आपकी तीसरी हो गई, ये पहली हो गई। इन चारों लाइन का आपका जो हिंदी अनुवाद है, ठीक है, जिसे हिंदी अनुवाद कहते हैं या अर्थ कहते हैं, तो हिंदी में अर्थ इसका ये नीचे मैंने डिटेल में लिख दिया है। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। इससे रिलेटेड और 2-4 श्लोक जो होंगे आप देख लीजिएगा, वहाँ से भी आप मतलब एक श्लोक आएगा वो फिक्स है। तो आप ये क्लियर कर लीजिएगा कि एक श्लोक का हिंदी अर्थ आपको याद होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर हम 17 पे बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा शिक्षण अधिगम में श्रव्य एवं दृश्य उपकरणों का उदाहरण सहित क्या करिए, समझाइए, उनको उदाहरण सहित आपको बताना है। तो कह रहा है श्रव्य और दृश्य, श्रव्य का मतलब आप लोग जानते होंगे और दृश्य का मतलब भी आप लोग जानते होंगे। श्रव्य का मतलब होता है सुनना और दृश्य का मतलब होता है देखना। तो यहाँ से आप लोग स्पष्ट ही जान गए होंगे क्या
यानी जो सामग्री सुनकर क्या की जाए, जो सुनी जाए, ठीक है, उसे क्या है, सुनकर जिस सामग्री का शिक्षण किया जाए वो क्या हो जाएगी, श्रव्य शिक्षण सामग्री। दृश्य क्या होगी, जिसको हम देख कर करेंगे वो दृश्य हो जाएगी, और इन दोनों का जो मिक्सअप रूप होगा वो क्या होगा, श्रव्य दृश्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पूरी डिटेल में ये दिया गया है, ऐसे ही आपको लिखना ही है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही लिखना है। श्रव्य और दृश्य शिक्षण सामग्री के उपकरण जिनका उपयोग सीखने और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। श्रव्य सामग्री केवल सुनने के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, जो कि क्या है, रेडियो और टैप रिकॉर्डर है। ये हमारे क्या है, श्रव्य सामग्री है। दृश्य सामग्री में केवल देखने के माध्यम से जानकारी मिलती है, जो कि है चार्ट, मॉडल और पोस्टर वगैरह। ये क्या है, देखकर ही हम क्या करते हैं, इनको पढ़ते हैं। तो ये हमारे क्या है, हमारे दृश्य सामग्री है। अब हम अगर बात करें किसकी, इन दोनों की पूछ रहा है, क्योंकि श्रव्य एवं दृश्य पूछ रहा है, तो इन दोनों का संयोजन ही श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है। जो उदाहरण में अगर बात करें तो कौन सी, टीवी, वीडियो, ठीक है, और मल्टीमीडिया जो भी प्रस्तुतिकरण होता है वो क्या होता है, हमारा श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है। हो सकता है श्रव्य ही पूछ ले, हो सकता है दृश्य पूछ ले, या फिर श्रव्य दृश्य दोनों पूछ ले, या उसके एग्जाम्पल पूछ ले। तो कहीं से भी इनमें से क्वेश्चन आता है तो ये आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, लास्ट क्वेश्चन है। इतने ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे, एग्ज़ाम पेपर में भी, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए, और ऐसे ही आप जो बचे हुए समय है उसमें आप टारगेट कर सकते हैं, यानी स्मार्ट स्टडी जिसे कहते हैं, कि कुछ पॉइंट जो है उनको कवर करिए और एग्ज़ाम में 100% दीजिए। तो जैसे मैंने कहा, क्या 18 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्ज़ाम में, पठ धातु से पूछा गया। पठ धातु से पूछा गया, कह रहा लिट लकार के सभी पुरुष और वचन के रूप लिखिए। तो ये क्या है, पठ धातु का सभी पुरुष, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये आपका क्या है, प्रथम पुरुष। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। एक वचन में कह रहा है पठस, द्विवचन में होगा पठतः, यानी बहुवचन में होगा पठन्ति। फिर मध्यम पुरुष एक वचन पठस, मध्यम पुरुष द्विवचन पठता, और मध्यम पुरुष बहुवचन पठत। फिर उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा पठामि, और फिर उत्तम पुरुष द्विवचन हो जाएगा पठावा, और क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा उत्तम पुरुष पठामा हो जाएगा। ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। या हो सकता है कि 1 नंबर में भी पूछा जाए, ये किसी में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर में या 2 नंबर में। ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये आपके क्या हो गए, 18 क्वेश्चन हो गए। आपकी टोटल पेपर का एक मॉडल पेपर जो आपका है, एक मॉडल पेपर आपका डन होता है। ठीक है, एक मॉडल पेपर आपका क्या होता है, डन होता है। दूसरा मॉडल पेपर जो होगा वो अगली क्लास में हो जाएगा, और 2 ही 3 मॉडल पेपर में आपको लगभग चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और यहीं से आपको क्लियर भी हो जाएगा। यहीं से आपका जो पेपर है वो क्लियर भी हो जाएगा। इससे बाहर ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी आप लोग पढ़ सकते हैं, अपनी चीज़ें अपने हिसाब से पढ़ते रहिए। हमने कहा कि यहाँ देखिए आपके पास धातु, मैंने कहा एक धातु से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, धातु रूप पूछेगा। ठीक है, जैसे बालक के रूप है वहाँ से भी पूछेगा। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। तो ये चीज़ें थी, 18 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसे लगे, ये प्लानिंग कैसी है, ये भी आप लोग बताइएगा। क्लास को पूरा देखिएगा, और जो भी ये हमारा ये स्टडी मटेरियल है इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे अभी शेयर कर दूँगा। वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे और इसको रीड कर लेंगे। तो आज की